ओके, आइए आज हम लोग सीएमए का कुछ थ्योरी टॉपिक्स है जो डिस्कस करना शुरू करेंगे। अपने सीएमए के सिलेबस में अलग से स्पेसिफिकली एक सेक्शन है, सेक्शन बी अपने एसएफएम के पेपर में, जो प्योरली थ्योरी टॉपिक्स है। कुछ माइनर न्यूमेरिकल्स डिस्कस अदरवाइज मेजरली पूरा थ्योरी टॉपिक्स है एंड इट हैज अ वेटेज ऑफ अराउंड 20 मार्क्स अपने पूरे पेपर में। तो अपना जो सेक्शन ए है वो पूरा का पूरा कैपिटल बजटिंग एंड लीजिंग रिलेटेड था, जो हमने कैपिटल एंड लीजिंग के सेशंस में डिस्कस किया है आपके साथ। सेक्शन बी जो है उसमें बहुत सारा पूरा प्योर थ्योरी है मेजरली। कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं अलग अलग जगहों पे, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम डिस्कस करेंगे जो नहीं डिस्कस किया हुआ है अपना। सेक्शन सी एंड डी मेजरली अपना फिनिश किया हुआ है, उसमें भी एक दो छोटा छोटा टॉपिक्स है थ्योरी रिलेटेड जो अपने डिस्कस करेंगे। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि थ्योरी टॉपिक्स इंस्टीट्यूट के मैथ से किया हुआ होने से अपने लिए थोड़ा सा हेल्प रहता है, बिकॉज सिंपल सा बात है, जब प्योर थ्योरी चैप्टर्स है दो जगह से नहीं पढ़ के सीधा इंस्टीट्यूट के मैथ से पढ़ेंगे तो ज्यादा वायबल होगा, ज्यादा बेटर होगा अपने लिए। तो हम लोग डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मैथ से ही पढ़ेंगे। बहुत सारा चीज जो इररिलेवेंट होगा रीड नहीं करेंगे, जो रेलेवेंट होगा रीड करते चलेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ओके, सो सेक्शन बी का चैप्टर 4 जो अपने जा रहे हैं, इट्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस इन कैपिटल मार्केट्स। तो अपना फाइनेंशियल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स के अंदर जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लेयर्स हैं, इनकी बात करेंगे आज। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऑब्वियसली बैंक्स वगैरह है, बैंक्स के ऊपर आरबीआई वगैरह है। देयर आर वेरियस एंटिटीज, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड दैट इंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स वर्क स्मूथली. So the financial market is the means by which the financiers will be able to provide finance to the ones who require finance. सर क्या बोल गए आप? सर कुछ लोग होंगे जिनको पैसे की जरूरत होगी, who require finance. कुछ लोग होंगे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा इन्वेस्ट वगैरह करने के लिए, सेविंग्स होगा। तो ये जो इनके पास एक्स्ट्रा फाइनेंसेस होगा वो प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस टू द पीपल हु रिक्वायर फाइनेंस। ये इनको मिलवाने वाला काम फाइनेंशियल मार्केट्स करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनमें सबसे मेजर पार्ट बैंक्स प्ले करता है, कुछ नॉन बैंकिंग एनबीएफसीज वगैरह होते हैं, एंड दैट इज हाउ दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स। ओके, आते हैं बुक में आना। विल स्टार्ट ऑफ विद द फाइनेंशियल सिस्टम। द फाइनेंशियल सिस्टम प्लेज द की रोल इन द इकोनॉमी बाय स्टिम्युलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. The financial system plays an important role by stimulating economic growth, influencing economic performance of the players, actors, and affecting economic welfare. Are you with me? Okay. Okay. A financial system makes it possible for more efficient transfer of funds. Obviously, the financial system will make it more convenient, more efficient transfer of funds. कुछ लोगों के पास पैसा होगा, कुछ लोगों को पैसे की जरूरत होगी, लेकिन अगर एक फाइनेंशियल सिस्टम नहीं होगा तो इनके पास सरप्लस पैसा रह जाएगा, ये पैसे के रिक्वायरमेंट के साथ रह जाएंगे और ये आपस में मिल नहीं पाएंगे. Like a market, any market, what it does is it basically makes the buyers and the sellers interact with each other. Market acts as a means by which the buyers and sellers can interact. So a financial market, a financial system acts as an intermediary or a means by which the financiers will be able to provide finance to the people who require finance. Okay. By overcoming asymmetry problem, the financial system facilitates balance between those with funds to invest and those needing funds. Asymmetry problem क्या होता है कि अगर कुछ लोगों को पता है और कुछ लोगों को नहीं पता है, asymmetric problem हो जाता है. Asymmetric problem is when some people have information and some people do not have information. तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इवेंचुअली मार्केट में डिसरप्शंस होंगे. लेकिन अगर सबको सारा चीज पता होगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रोवाइडर्स ऑफ फंड है, वंस हु नीड द फंड्स, डायरेक्टली आपस में इंटरैक्ट करके प्रॉपरली ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, ज्यादा स्मूथ फाइनेंशियल मार्केट्स मूव करेगा, फाइनेंसेस मूव करेगा. अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर,
द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स. फाइनेंशियल सिस्टम में तीन पार्ट होगा. एक फाइनेंशियल मार्केट होगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होगा और रेगुलेटर्स होंगे. वेरी स्टैंडर्ड है. फाइनेंशियल मार्केट होगा. मार्केट इज लाइक द प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर कैन इंटरैक्ट. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होंगे. इंटरमीडियरीज आर द इंस्टीट्यूशंस इन द मार्केट दैट विल मेक द बायर एंड सेलर इंटरैक्ट विद ईच अदर लाइक अ बैंक. And the financial regulators hoga like RBI, who's going to regulate, oversee and monitor and see, ensure that everything is working properly. तो एक मार्केट्स होंगे, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस होंगे एंड इन सबको कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर्स होंगे. ओके. फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ फंड्स between corporations, governments and individuals. Facilitates the flow of funds. Financial institutions are the key player. They perform the function of intermediation and thus determine the flow of funds. फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट करेगा. मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशन होगा, वो इंटरमीडियरी जो दोनों को मिलवाने का काम करेगा. एंड रेगुलेटर्स नाम में आंसर होगा. मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग द पार्टिसिपेंट्स इन द फाइनेंशियल सिस्टम का बात करेंगे. तो हमने कहा फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर तीन पार्ट होगा. फाइनेंशियल मार्केट्स होंगे, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होगा और फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होंगे. मार्केट फैसिलिटेट करेगा. इंटरमीडियरी विल बी इन द मार्केट हु इज गोना कनेक्ट द बायर्स एंड द सेलर्स एंड रेगुलेटर्स विल डू मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटिंग. ओके. An asset is any resource that is expected to provide future benefits and thus possesses economic value. या तो tangible assets होगा या intangible assets होगा. बेसिक डेफिनेशन से इसलिए खाली रीड कर रहे हैं हम लोग, उससे ज्यादा आगे नहीं जा रहे. लाइन टू लाइन में एकदम लाइन टू लाइन रीड नहीं करेंगे, ऑब्वियसली फाइनल लेवल के हैं हम, ठीक है ना. सो वी आर ओनली रीडिंग रेलेवेंट पार्ट्स, डिस्कसिंग एंड मूविंग अहेड. ओके. An intangible assets represents a claim to some future economic benefits. Okay. Financial assets are often called financial instruments. These are intangible assets which are expected to provide future benefits in the form of a claim to future cash, like a derivatives contract. So when you do a derivatives contract, physically you don't have an asset. It's just a contract that you have done. So these are financial instruments. These are intangible assets that are expected to provide future benefits in the form of claim to future cash. Some financial instruments are called securities, and these will include stocks and bonds. Okay. So financial assets के अंदर हम बोल रहे हैं, financial assets को हम financial instruments बोलते हैं. Financial instruments में क्या हो गया? Securities होते हैं या intangibles like derivatives होंगे. Financial assets क्या करते हैं? They allow the transfer of funds between entities who have surplus funds and those in need of funds. Are you with me? And they redistribute the unavoidable risk. They redistribute the unavoidable risk. Obviously derivatives वगैरह के थ्रू क्या होगा? रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी होता है. अनअवॉइडेबल रिस्क वगैरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. The claims, their role is performed by specific entities operating in financial systems called financial intermediaries. Okay. Now the financial markets play three important functions: price discovery, liquidity and reduction of transaction cost. तीनों पॉइंट समझा रहा है, सुनना. प्राइस डिस्कवरी. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, अगर एक एफिशिएंट मार्केट होगा तो यू कैन इजीली डिस्कवर, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. लेट्स से अगर आज मुझे जानना है कि इसका इस लेट्स से कैलकुलेटर का आज का वैल्यू क्या होगा, तो इस कैलकुलेटर का आज का वैल्यू अगर मुझे जानना है, तो अगर एक प्रॉपर मार्केट होगा तो मार्केट में इसका जो दाम चल रहा होगा, आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इट. बट जैसे रियल एस्टेट वगैरह में क्या होता है, द प्रॉपर्टी का वैल्यू निकाल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. व्हाई? प्राइस डिस्कवरी इज डिफिकल्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ प्रॉपर मार्केट. There's no real time buying selling going on, but in stock markets price discovery is more convenient. Why? Because you have real time buying and selling going on, so you have real time price updates and you know exactly what the price of the asset is today. तो बोला फाइनेंशियल मार्केट होने से प्राइस डिस्कवरी, प्राइस जान पाना कोई भी चीज का ज्यादा बेटर, कन्वीनियंट, इजी हो जाता है. लिक्विडिटी, ऑब्वियसली एक मार्केट होगा तो बायर्स एंड सेलर्स होंगे, तो लिक्विडिटी होगा, हम लोग इजीली सेल कर पाएंगे, सेलेबिलिटी इजी हो जाएगा. इफ आई हैव एन फाइनेंशियल एसेट लेकिन कोई बायर ही नहीं होगा मार्केट में, तो बेचेगा कैसे? बट अगर एक मार्केट होगा तो वहां पे बायर्स एंड सेलर्स सब आते होंगे, तो वहां पे हम अपने फाइनेंशियल एसेट्स को भी सेल कर पाएंगे. लाइक इफ आई हैव शेयर्स बट इफ देयर आर नो बायर्स फॉर द शेयर्स,
हाउ डू आई गो सर्चिंग घर घर में, आपको ये शेयर चाहिए, आपको ये शेयर चाहिए, ऑब्वियसली. But if I have a financial market, all the buyers and sellers will come to one place, so then I can easily get buyers. Liquidity is provided. Reduction of transaction cost. Obviously, transaction करने का खर्चा कम हो जाएगा because एक ही जगह buyers and sellers मिल जाएंगे. So there's lower transaction costs. कुछ transaction cost होगा obviously. That is the income for the intermediaries. जैसे bid ask का जो difference होता है forex वगैरह में समझाया था. The difference is the spread, is the अर्निंग फॉर द इंटरमीडियरीज. जैसे बैंक का हमने कहा था लेंडिंग का रेट एंड बोरोइंग का रेट का डिफरेंस होता है. द डिफरेंस इज द इनकम फॉर द इंटरमीडियरीज. बट फाइनेंशियल मार्केट्स तीन मेन काम करते हैं. प्राइस डिस्कवरी का काम करते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, रिडक्शन इन ट्रांजैक्शन कॉस्ट करते हैं. आ जाओ. प्राइस डिस्कवरी मीन्स द ट्रांजैक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द ट्रेडेड एसेट्स. Determine the price of the traded asset. The motivation for those seeking funds depends on the required return that investors demand. It is these functions of financial markets that signal how the funds available from those who want to lend or invest funds will be allocated among those needing funds and raise these funds by issuing financial instruments. तो आज अगर मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं इन पैसों को कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेंड कर सकता हूं या ऑफर कर सकता हूं, I will want to find out the price. That price discovery will be possible through the markets. So if I want to borrow, I can go to the market and find out. Market in the financial markets में जाके मुझे पता चल सकता है कि lenders क्या ऑफर कर रहे हैं. Similarly, if I am wanting to lend, I can find out from the financial markets exactly what is the borrowing rates going on. So at what rates around I can give it to the people who want to borrow. सो प्राइस डिस्कवरी, अगर आपको पैसे चाहिए, अभी तक एसेट लैंग्वेज में बात करें तो फाइनेंस के लैंग्वेज में बात करें, अगर आपको पैसे चाहिए या अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न आपको मिल सकता है या बोरोइंग पे क्या रेट आपका लगेगा, इसका एक आइडिया आपको फाइनेंशियल मार्केट से लग जाता है. हेल्प्स यू इन प्राइस डिस्कवरी ऑफ फंड्स. लिक्विडिटी provides an opportunity for investors to sell a financial instrument since it is referred to as measure for the ability to sell an asset at its fair market value at any time. Without liquidity, an investor would be forced to hold the instrument until conditions arise to sell it. Debt instrument is liquidated when it matures. Equity instrument is until the company is either voluntarily or involuntarily liquidated. A financial market provides some form of liquidity. Different markets have different degrees of liquidities. सिंपल बोला, अगर एक इक्विटी शेयर आपने खरीद लिया, अगर फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होगा तो जब तक कंपनी बंद नहीं होगा शेयर्स को होल्ड करना पड़ेगा. बंद होगा तो पता नहीं क्या होगा हालत, दिवाला निकल के बंद होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा. लेकिन अगर एक फाइनेंशियल मार्केट्स होगा तो आप शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपना पैसा खड़ा कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं वापस. तो द पॉइंट इज फाइनेंशियल मार्केट्स अलाउ यू लिक्विडिटी फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स. अगर फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं होगा तो फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट ही नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि कोई ऐसा थोड़ी ना कि डिबेंचर्स लेके मैच्योरिटी तक होल्ड करना चाहेगा. मेरे को आज के दिन में इंटरेस्ट रेट बढ़ता लग रहा है, बॉन्ड मार्केट्स, ठीक है ना, या मुझे इंटरेस्ट रेट घटता लग रहा है, बॉन्ड का प्राइसेस बढ़ता हुआ लग रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप्स. सो अगर मैं कोई भी इक्विटीज में, बॉन्ड्स में मैं इन्वेस्ट करता हूं, इट इज फॉर अ रिटर्न. I am expecting certain returns, लेकिन once my return objective is materialized, I want to sell those. And if I'm not able to sell them, मैं तो अटक जाऊंगा. ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट्स. ओके, नेक्स्ट, द थर्ड फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट. आ जाइए. The function of reduction of transaction costs is performed when financial market participants are charged or bear the cost of trading of financial instruments. The economic rationale for the existence of institutions and instruments is related to transaction costs, and thus the surviving instruments and institutions are those that have the lowest transaction costs. ऑब्वियस सा बात है कि अगर इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे तो उनको कुछ तो कमाना है, चैरिटी के लिए तो वो बीच में बैठेंगे नहीं. तो ये इंस्टीट्यूशंस कुछ कमाएंगे, वो जो कमाएंगे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा. जब आप खरीद रहे हैं, जब आप बेच रहे हैं, बाइंग के टाइम में भी आपके लिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, सेलिंग के टाइम में भी. थिंक ऑफ लाइक अ ब्रोकरेज.
तो बाइंग के टाइम पे भी लगेगा, सेलिंग के टाइम पे भी लगेगा. दिस विल बी लाइक अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर द इंटरमीडियरीज. लेकिन इवेंचुअली सर्वाइव वही इंटरमीडियरीज कर पाएगा जिसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट सबसे मिनिमम होगा. ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा तो वो लॉन्ग टर्म तक ज्यादा सस्टेन कर पाएगा. दैट इज द बेनिफिट. फाइनेंशियल मार्केट्स मेरे लिए 3 काम कर रहे होंगे. प्राइस डिस्कवरी का काम में मदद करेंगे, लिक्विडिटीज क्रिएट करेंगे, एंड रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट कर रहे होंगे. ओके. फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम: mobilize and allocate savings, linking the savers and investors. That is the first thing that the basic thing ये करता है. financial system क्या करता है? Investors and savers को connect करवाता है. तो जिसको पास savings है और जिसको पैसा चाहिए investment के लिए, दोनों को आपस में मिलवाता है. linking the savers and the investors. monitor corporate performance. financial markets के through हमारे को equity shares के prices वगैरह पता चलते हैं. The operators are motivated to monitor the performance of the investments. So we will have financial system helps us in performance monitoring of the corporates. Performance monitoring कर पाएंगे. Provide payment and settlement systems. अगर आप लोन लेते हो या लेट्स इक्विटी शेयर्स खरीदते हो, डिवेंचर्स खरीदते हो, तो उसके लिए जो पैसा पे भी करना है, एक एफिशिएंट सिस्टम है. आपको इंडिविजुअली जाके जिससे आपने खरीदा है, let's say if you're buying from somebody, the other person you never know when you buy shares online. Why? Because you're buying it through the intermediaries. तो आप सिर्फ इंटरमीडियरी को पैसा दे देते हो और उसके बाद पैसा सामने वाले तक पहुंच जाता है. आपको डायरेक्टली उससे जानना या उसको तक पहुंचाने का जरूरत नहीं पड़ता है. एफिशिएंट कलेक्शन एंड पेमेंट सिस्टम्स. ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिस्क बेयरिंग एंड रिडक्शंस बाय फ्रेमिंग रूल्स टू रिड्यूस रिस्क. By framing rules to reduce risk, by laying down the rules governing the operations of the system, by holding diversified portfolios. अपने पोर्टफोलियो में सीख चुके हैं, रिस्क रिड्यूस कर पाएंगे. अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका अलग अलग रिस्क लेवल्स होता है. डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज के हिसाब से रिस्क रिड्यूस कर पाएंगे, रिस्क को मैनेज कर पाएंगे अपना एपेटाइट के हिसाब से. डिससेमिनेट प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल मार्केट्स वगैरह ये काम करता है. सिस्टम में मार्केट्स है, इंटरमीडियरीज है, रेगुलेटर्स है. तो सिस्टम क्या करता है? प्राइस रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्पर्स करता है, विच एक्ट्स एज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर मेकिंग डिसीजंस. इन्वेस्ट करना है, डिसइन्वेस्ट करना है, री इन्वेस्ट करना है, होल्ड करना है, ये सब आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे करते हो. ये इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल सिस्टम्स आपको दे रहा होता है. बेसिक पॉइंट्स है. बायर सेलर को मिलवाने का काम कर रहा होता है. कॉर्पोरेट परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर करते हैं. रिस्क रिडक्शंस में मदद करेगा हमारे लिए. हमारे को इंफॉर्मेशंस वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा. पेमेंट वगैरह सेटलमेंट में मदद करेगा. पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट सर्विस कैसे? इंक्लूड सर्विस ऑफ प्रोवाइडिंग चीप क्विक वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. तो फाइनेंशियल सिस्टम में, फाइनेंशियल मार्केट्स में आप शेयर्स, डिबेंचर्स, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक साथ एक जगह पे ट्रेड कर सकते हैं. लोअरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीछे बोल चुके हैं. प्रोमोट द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डीपनिंग एंड ब्रॉडनिंग थ्रू अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम. फाइनेंशियल डीपनिंग रेफर्स टू एन इंक्रीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो ऑब्वियस सा बात है, पहले क्या होता था, लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में इन्वेस्ट करने का डर लगता था. आजकल तो लोग बिटकॉइंस तक में इन्वेस्ट करने लगे हैं, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह. सो अब क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रहा है. व्हाई? बिकॉज फाइनेंशियल डीपनिंग हो रहा है, फाइनेंशियल सिस्टम पे भरोसा बढ़ रहा है. तो लोग इजीली इन्वेस्ट कर रहे हैं. पहले इन्वेस्ट करते थे तो सीधा खाली रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते थे, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में. अब लोग फाइनेंशियल एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं विद कॉन्फिडेंस. दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम्स. क्लियर हो रहा है ना? देख लीजिए, अच्छा पॉइंट्स था, क्लियरली समझ में आना चाहिए. Key elements of a well functioning financial system. The basic elements of a well functioning financial system is strong, अच्छा लीगल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट होना चाहिए. अगर एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम का बात करें, सो फॉर अ गुड फाइनेंशियल सिस्टम यू शुड हैव दीज थिंग्स. व्हाट आर द एलिमेंट्स? एक अच्छा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट होना चाहिए. स्टेबल मनी होना चाहिए, मॉनेटरी मनी, करेंसी स्टेबल होना चाहिए. करेंसी बहुत फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस आएगा, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स वगैरह को इंप्लीकेशंस आएगा. साउंड पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक डेट मैनेजमेंट. गवर्नमेंट पब्लिक का डेट मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विसेज वगैरह, पब्लिक फाइनेंस
साउंड स्टेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट ही अगर डिफॉल्ट कर रहा हो, हुआ है यूरोपियन कंट्रीज, सेंट्रल बैंक होना चाहिए, साउंड बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए, अच्छा इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां पे स्मूथ फास्ट इंफॉर्मेशन मूव करे, एंड वेल फंक्शनिंग सिक्योरिटीज मार्केट होना चाहिए। दीज आर सम बेसिक एलिमेंट्स दैट आर रेलेवेंट इंपॉर्टेंट फॉर अ एफिशिएंट इफेक्टिव फाइनेंशियल सिस्टम्स। ओके, देख लीजिए दोनों तीनों टॉपिक्स फाइनेंशियल सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे थे। आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग, डिजाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम में चलेंगे। यहां तक ये दोनों टॉपिक क्लियर है क्या? एक मिनट देख लीजिएगा प्लीज, गिविंग यू अ मिनट। Okay. Designing a financial system. A well-functioning financial system allows individuals, household, firms to. A well-financial system allows us to do what? Think long-term and make investments personal as well as financial. तो अगर एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होगा तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करेंगे हम। अज्यूम रिस्क दैट दे आर इन द बेस्ट पोजीशन टू बेनिफिशियली मैनेज, उतना ही रिस्क लेंगे जितना हम मैनेज कर सकते हैं। रिस्क को डाइवर्सिफाई कर पाएंगे, हेज कर पाएंगे। फोकस देयर अटेंशन ऑन अ फ्यू स्किल सेट्स एंड एक्टिविटीज एंड नॉट बी रिक्वायर्ड टू ओवर डाइवर्सिफाई फिजिकल स्किल्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट एडवर्स शॉक्स। अगर फाइनेंशियल सिस्टम्स अच्छा होगा तो अपने आप को हेज कर पाएंगे, तो हमारे को एक्स्ट्रा रिस्क लेने का नहीं होगा, या एक्स्ट्रा स्किल्स, सारा चीज हमारे को आता हो जरूरी नहीं होगा, कुछ चीजों को हम डाइवर्सिफाई करके हेज कर पाएंगे। टू गेट रिसोर्सेज एट अ रीजनेबल प्राइस, कॉस्ट कम हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। Ensure that day-to-day lives of individuals are smooth and risk-free so that children can go to school, mothers can live lives without stress, and the entire family can sit together and plan for a better future without being beset by unexpected shocks. Obviously, it's more like an insurance also. So that gives you a protection against shocks. Receive good guidance on how they might best live their financial lives. Receive guidance how best they might live their lives, their financial lives, and from well-trained specialists who have the patience to understand their particular circumstances and have the competence to provide them with a sound set of financial tools. तो सही सही प्लान करके आपको सही सही गाइडेंस दे पाएंगे। ग्रो एज फार एज देयर कैपेसिटीज एंड ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, जितना उनके पास रिसोर्सेज होगा उसके हिसाब से फुल्ली ग्रो कर पाएंगे। Otherwise, people used to sit with idle cash. Now your idle cash will earn because financial systems ke through that can be invested, that can be made an earning asset for you. That's the best part with financial systems. Moving to the Indian financial system पे आते हैं। Indian financial systems. The Indian financial system before independence closely resembled the model given by R.L. Ben. Okay. Some principal features of the Indian financial system before independence were closed circle character था, narrow industrial securities market था, absence of issuing institutions वगैरह था, no intermediaries in the long term financing of the industries. Are you with me? Indian financial system
was greatly strengthened in the post 1950 major revolutions आया. Significant diversification and innovations in the structure of the financial institutions were made. In the past 50 years, the Indian financial system has shown tremendous growth in terms of quantity, diversity, sophistications and complexity of operations. तो अगले 50 साल में बहुत कुछ बढ़ा है, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, रेवोल्यूशनाइज हुआ है कंट्री में. Indicators like money supply, deposits, banks, primary, secondary issues and so on have increased rapidly. As a result, today the financial institutions and a large number of new financial instruments lead a fairly diversified portfolio of financial claims. तो आज के दिन में बहुत सारे इंटरमीडियरीज है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, जिसके वजह से एक वेल डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया में एग्जिस्ट करता है. जनरल थ्योरी है. ओके, स्ट्रक्चर अगर आपको बताएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आरबीआई और सेबी आता है. सेबी ऑब्वियसली आपको पता है सिक्योरिटीज मार्केट को देखता है, तो सेबी स्टॉक एक्सचेंजेस है, क्लियरिंग हाउसेस है, मर्चेंट्स है, डिपॉजिटरीज है, म्यूचुअल फंड्स है, रजिस्ट्रार्स को देखता है. डिपॉजिटरीज के नीचे डीपी पार्टिसिपेंट्स होते हैं अपने लोग, मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स होते हैं. ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे आरओसी आता है, आरओसी के नीचे कंपनीज आता है, आरबीआई के नीचे आता है म्यूचुअल फंड्स भी है, बैंक्स भी है एंड प्राइमरी डीलर्स जो डायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में डील करते हैं. The Indian financial system consists of a formal and an informal system. फॉर्मल सिस्टम के अंदर रेगुलेटर्स हैं लाइक सेबी, आरबीआई वगैरह, फाइनेंशियल मार्केट है, इंस्ट्रूमेंट्स है, सर्विसेज है, इंस्टीट्यूशंस, इंटरमीडियरीज है. इनफॉर्मली जो लोग काम कर रहे हैं जैसे कि मनी लेंडर्स है, बैंकर्स है, लोकल बैंकर्स है, ट्रेडर्स वगैरह, जो ऑफिशियली नहीं है लेकिन अनऑफिशियली या इनफॉर्मली वो लोग भी यही काम कर रहे होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम्स का. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. The financial structure refers to the shape, constituents and their order in the financial system. A financial system consists of financial institutions, financial markets, financial instruments and financial services which are all regulated by regulatories like Ministry of Finance, Company Law Board, RBI, etc., which facilitate the process of smooth and efficient transfer of funds. कुछ नहीं, ऊपर वाला स्ट्रक्चर वो खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सर्विसेज हैं, इंटरमीडियरीज है, ये सब को कंट्रोल रेगुलेटर्स कर रहे होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स में आते हैं. There are different ways of classifying financial markets. One way of classifying the financial market is by the type of financial claim, that is debt market या equity market हो सकता है. Debt market is for fixed claim instruments like debt. Equity market is for residual claims, that is equity investments. Second way of classifying is money market and capital markets. तो या तो capital market, money market बोल सकते हैं. Capital market में equity and debt हो गया, money market में primary secondary हो गया. Equity में obviously primary market हो गया, IPOs, secondary markets and derivatives market. Debt में भी primary secondary हो गया. Primary में domestic international हो गया, derivatives में futures, options, index and stocks हो गया. Okay, this was a very general initial glance of the financial system. So what is financial system, financial markets, intermediaries and इस financial system के सारे participants के basics overviews दिया है. अब यहां से हम चलेंगे आरबीआई के बारे में. अपने बुक में बहुत डिटेल डिस्कशन है अबाउट आरबीआई. ऑब्वियसली आपने आरबीआई के बारे में सुना है, बहुत कुछ आपने पढ़ा भी है. सो वी विल गो इनटू आवर डिस्कशंस अबाउट आरबीआई. यहां तक का फाइनेंशियल सिस्टम का डिस्कशंस क्लियर है ना? एक मिनट देख लीजिए, बिकॉज आगे का थोड़ा इंडिपेंडेंट डिस्कशन है. ये पूरा कनेक्टेड डिस्कशन था, यहां से पूरा आरबीआई का डिस्कशन एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन है. इंश्योर यू आर कंफर्टेबल टिल हियर प्लीज.